नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण किए वितरित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले एग्रो बिहार 2024 का किया उद्घाटन। बिहार के सभी जिलों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना की गई लागू। बारामूला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटन में मेगा किसान मेले का आयोजन। मेले में किसानों को कृषि और बागवानी के विशेषज्ञों के साथ किसानों को प्राप्त हुई नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों में बहुमूल्य जानकारी। चक्रवाती तूफान फैंजल ने उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को किया पार। दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने इसके कमजोर पड़ने के दिए संकेत। चेन्नई और कराईकल स्थित डॉपलर मौसम रडार से लगातार की जा रही है निगरानी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बैंकों से स्वीकृति पत्र सौंपा। क्रेडिट आउटरीच के दौरान 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। जिन योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं उनमें पीएम मुद्रा, पीएमईजीपी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल केसीसी, पशुपालन और मत्स्य पालन, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, खुदरा, एमएसएमई, एसएचजी, कृषि ऋण आदि शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में लखपति दीदी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं से जुड़ने, उनका हिस्सा बनने और उनका लाभ उठाने की अपील की। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले में रिवर शुगर रवे में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का भी दौरा किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी महिला केंद्रित बजट बनाने के लिए मुझे आदेश देते थे पहले। अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में जहां है हम 3रे स्थान में चले जाएगा। अगले एक आध साल में इसका नेतृत्व महिला के हाथ में होगा। मैं माता सीता की धरती में खड़े होकर के इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फैंजल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। ये तूफान पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा। इस दौरान चक्रवाती तूफान की हवा की गति 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो बीच बीच में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने इसके कमजोर पड़ने के संकेत भी दिए हैं। चेन्नई और कराईकल स्थित डॉपलर मौसम रडार से चक्रवात की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से 2 टोल फ्री नंबर 112 और 1077 जारी किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में रह रहे लोग चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर 9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। और चक्रवाती तूफान फैंजल के कारण हुई भारी बारिश से पुडुचेरी में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटों में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव हो गया है। व्हाइट टाउन और नेहरू स्ट्रीट जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है।
और मोबाइल नेटवर्क पर भी असर पड़ा है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। भारतीय सेना ने चक्रवात से प्रभावित पुडुचेरी में एक साहसिक और तेज बचाव अभियान के तहत अब तक बाढ़ में फंसे 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई गैरिसन बटालियन की एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ टीम ने कृष्णानगर क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू किया। यहां से सेना ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले एग्रो बिहार 2024 का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी एवं मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों में आए कृषि यंत्र निर्माता कंपनी के प्रतिनिधियों से यंत्र के उपयोग एवं इससे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कृषि यंत्र मेले में प्रदर्शनी में लगाए गए नवीनतम कृषि यंत्र आदि के बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी ली। बिहार के सभी जिलों में किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना को बिहार के सभी जिलों में लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत खेत की जुताई, बुआई, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, फसल कटाई अधिकारियों के लिए 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए उन पर 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा जीविका समूह एवं प्रगतिशील किसान समूह को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र बैंक योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। प्रतिदिन राज्य के सभी जिलों से 4500 किसानों को सरकारी खर्च पर मेला भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मेले में प्रत्येक दिन किसान पाठशाला में किसानों को नवीनतम कृषि यंत्र के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेला 2 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और इस बीच जिला प्रशासन बारामूला ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पट्टन में एक मेगा किसान मेला आयोजित किया है, जिसमें किसानों को कृषि, बागवानी और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर DC मिंगा शेरपा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मिंगा शेरपा ने कहा कि ये मेला हमारे किसानों के लिए उन्नत कृषि तकनीकों तक पहुंच बनाने, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को समझने तथा कृषि पैदावार और आय बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली अवेयरनेस ड्राइव करें। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे HADP की अवेयरनेस की जा रही है, हमारे जो UT कैपेक्स में काम होते हैं उसकी अवेयरनेस की जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ JNK ने जो फ्लैगशिप स्कीम जो किसान खिदमत घर लॉन्च किया था, जिसका काम था IC करने के लिए, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने किसान खिदमत घर भी यहाँ पे लाया है। बेसिकली कोशिश यही है कि जो बेसिकली लोग महरूम रहते हैं, कि जो स्कीम्स के बारे में नॉलेज नहीं रहते हैं, उनके बारे में उनको एक्सपीरियंस दिलाना। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको फिर से पहले बताया था, कि जो फार्मर जो खुद जिन्होंने इन स्कीम का फ़ायदा लिया, क्योंकि अगर हम एज ऑफिसर्स बताते हैं, एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स बताते हैं स्कीम के बारे में, और कोई जो आदमी जिसने स्कीम का फ़ायदा खुद लिया है वो उसके बारे में बेहतर बता सकता है कि उसका क्या प्रोसेस है। तो आज जो बेसिकली प्रोसेस यही रहेगा, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हर पब्लिक आउटरीच कैंपेन में, स्पेशली जो हमारी एग्री अलाइड स्कीम्स की नॉलेज है कि कितनी सब्सिडी मिलती है, बैंक्स को कैसे अप्रोच करें, इसकी हम कोशिश करेंगे। और मेले में जिला भर से उत्साही किसानों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने तथा कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में अपनी गहरी रुचि दिखाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, सरकारी योजनाओं और क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। मिल्किंग मशीन है यहाँ पे किसानों के लिए, जो कि जिसके लिए अगर कोई डेयरी फार्म होगा, उसको जो 4-5 गाय होते हैं, अगर वो उसमें खुद हाथ से लेगा तो उसको बहुत टाइम उसमें लगेगा। अगर वो मिल्किंग मशीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, 5-6 मिनट में एक गाय को वो मिल्किंग कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अवेयरनेस मिलती है।
मेला जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी ये दिखा रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्टॉल लगे हैं इनके कि ये दिखा रहे हैं कि आज का इंसान कहाँ पहुँचा है। मगर हम यही चाहते हैं कि हमारी भरपूर, इससे पहले भी रिक्वेस्ट हम करते आए हैं और आज भी करते रहे हैं कि हमारे यहाँ पटन में ये मंडी जब कायम हो जाए तभी यहाँ का किसान भी खुश हो, तभी वो इनका भी आनंद ले सकता है। ये जो जितने भी यहाँ स्टॉल्स वगैरह लगे तभी वो इनका भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वो देखेगा जो ये करेगा फिर वही अपने यहाँ मार्केट में वो भेजेगा, तभी वो अच्छा रहेगा। आजकल मध्य प्रदेश में धान सहित मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए समर्थन मूल्य पर अनाज उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिकारियों को FAQ मापदंड के अनुसार ही धान एवं अन्य अनाजों की सरकारी खरीद करने का निर्देश दिया गया। कार्यशाला में बताया गया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। FAQ गुणवत्ता के अनाज का ही उपार्जन करें, निर्धारित मानक से कम गुणवत्ता के खाद्यान्न की खरीदी नहीं करें। इस वर्ष धान मिलिंग उपार्जन के साथ ही की जाएगी। धान की मिलिंग कराकर चावल गोदामों में भंडारित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर विशेष ध्यान दें कि भंडारित अनाज खराब ना हो। धान खरीदी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अंततः यहाँ भी नॉन FAQ धान की खरीदी होगी, उसकी जानकारी यहाँ तुरंत मिल जाएगी। उपार्जन केंद्रों में निर्देश अनुसार सभी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यशाला में गोदामों का लंबित किराया भुगतान, मिलर्स के लंबित भुगतान, नॉन FAQ सकंद का अपग्रेडेशन, गोदामों में विगत वर्षों के शेष स्टॉक का निष्पादन, उपार्जन केंद्र से मिलर्स एवं मिलर से प्रदाय केंद्र तक की मैपिंग, किसानों से उपार्जित अनाज का भुगतान, पात्र परिवारों को राशन वितरण, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को जारी अस्थायी पात्रता पर्ची का सत्यापन, पात्र हितग्राहियों की eKYC, उचित मूल्य दुकानों का मोबाइल ऐप से निरीक्षण सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिल्ली की जनता लंबे समय से प्रदूषण का दंश झेल रही है। सरकारी एजेंसियां जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ख़राब श्रेणी में दिखा रही हैं। सूची के अनुसार दिल्ली के 25 इलाकों में AQI 300 से ऊपर है। अलग अलग स्थानों की सूची में शादीपुर में अधिकतम AQI 369 दर्ज किया गया। वहीं अन्य प्रमुख इलाकों में मुनका में 363, नेहरू नगर में 347 और आनंद विहार में भी 345 AQI दर्ज किया गया। ये शनिवार के दिल्ली के औसत AQI 340 से कहीं अधिक है। दूसरी ओर प्रदूषण पर एक और वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई हुई दिख रही है। इंडिया गेट से लेकर आनंद विहार हर जगह धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है। फिलहाल वायु प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली NCR में भयानक तरह से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना तो मुश्किल हो ही रहा है। वहीं यमुना नदी के पानी में भी प्रदूषण का स्तर चरम पर है। ताज़ा जारी वीडियो में यमुना में जहरीला झाग तैरता देखा गया। यमुना प्रदूषण की ये वीडियो दिल्ली के कालिंदी कुंज से है। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बना हुआ है। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के सिरोही जिले में जनजातीय समुदाय के लिए निःशुल्क उपचार और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर की शुरुआत की गई है। सेंटर खुलने के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही जिले में एम्स जोधपुर की ओर से जनजातीय समुदाय के लिए निःशुल्क उपचार और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर की शुरुआत की गई है। ये केंद्र पूरे भारत में एम्स की ओर से संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला केंद्र है, जिसे खास तौर पर जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। इस सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर को जनजातीय समुदाय के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। इस सेंटर में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिनका निःशुल्क उपचार और जांच की जा रही है। इसके साथ ही सेंटर की मदद से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और उपचार कर रहे हैं। एम्स जोधपुर ने सन 21 जुलाई सन 2021 को सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ रिसर्च की स्थापना की और इसमें जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गवर्नमेंट राजस्थान का भी बहुत ही सहयोग रहा
और इस सेंटर के माध्यम से हमने टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का उपचार स्टार्ट किया है और जिसके अंतर्गत अभी तक हमने 6,000 से ज़्यादा मरीजों को सक्सेसफुली उसमें देखे जा चुके हैं। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा भी दी जा रही है। गंभीर मामलों में मरीजों को जोधपुर बुलाकर वहां भी निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। डॉक्टर आसाराम चौधरी ने कहा कि ये केंद्र न केवल जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इसे जनजातियों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में भी एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड के द्वारा एम्स जोधपुर के अधीन बहुत सारे प्रयोग चलाए जा रहे हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, फील्ड टेलीमेडिसिन, ढानी स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। जैसे कि टेलीमेडिसिन में अभी से हम 6,000 से ज्यादा लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं एम्स जोधपुर के कंसल्टेंट के साथ जुड़ के। इसके अलावा हम ढानी में 3,500 से ज्यादा लोगों को और स्कूल स्वास्थ्य में 1,500 से ज्यादा बच्चों का अभी तक निरीक्षण और इलाज हो चुका है। अपने नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को पाकर स्थानीय लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सेंटर आने वाले मरीज इस बात से खुश हैं कि उन्हें इलाज कराने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं दूसरी अस्पतालों से बहुत दाद और खुजली थी, दूसरी अस्पतालों से बहुत घुमापन, फायदा नहीं हुआ। एम्स की दवा लेने से मेरे को फायदा हुआ। गैस एसिडिटी का वो बीमारी थी पहले से और मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया था और मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई थी और मैं एम्स के डॉक्टरों के द्वारा मुझे इस बात का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जनजातीय बाहुल्य गांवों में जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सिरोही में जिस तरीके से सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, उससे निस्संदेह यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वो खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तूफान संभावित इलाकों में खुद की और अपने पालतू पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इतना ही नहीं, केले और अन्य पौधों को सहारा देने का काम करें। कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने का खतरा है, जिसकी वजह से खेतों में पर्याप्त जल निकासी की जरूरत है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरई, नागपट्टिनम, नीलगिरी, तिरुवल्लूर, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, कराईकल और पुडुचेरी समेत अन्य जिलों में जल भराव की समस्या आ सकती है। ऐसे में यहाँ के किसान धान, कपास, मसालों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी करें। साथ ही केले, नारियल, बागानों और बागवानी से संबंधित फसलों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें और पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों नेल्लोर और चित्तौड़ में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों, धान की नर्सरी, सब्जियों और अन्य फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और मेड़ों की मजबूती का ध्यान रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लहसुन वैसे
से तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद, बदायूं और रायबरेली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि फैजाबाद मंडी में धान के भाव में सुस्ती देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 29 नवंबर को धान का भाव रहा 1960 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1960 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 नवंबर को धान का भाव रहा 2300 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 2300 रुपए पर टिका रहा। राज्य के रायबरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 नवंबर को धान 2300 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में धान का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 29 नवंबर को धान का भाव था 2160 रुपए। 30 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 2150 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 13,78,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 13,57,55,000 टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को श्रीगंगानगर, फिरोजाबाद और राजकोट मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि गुलावटी मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 29 नवंबर को प्याज का भाव था 3,800 रुपए। 30 नवंबर को प्याज का भाव 200 रुपए लुढ़क कर 3,600 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मंडी में प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 30 नवंबर को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 3,600 से 3,500 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 29 नवंबर को प्याज की खरीद 2,425 रुपए पर हुई। 30 नवंबर को इसमें 75 रुपए की नरमी आई और भाव 2,350 रुपए क्विंटल पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 29 नवंबर को यहाँ प्याज का भाव 3,000 रुपए था। 30 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 3,100 रुपए पर हुए। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में।
तेलंगाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 माओवादियों को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ मुलुगु जिले के एतुरागारम के जंगलों में हुई। नरेश बालियान प्रकरण पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के मलेरकोटला की एक अदालत ने दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में 2 साल जेल और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में वाद की पोषणीयता को लेकर जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिन हर साल HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मनाया जाता है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।